बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और साथ आपके खून के टेस्टों के अंदर एक बाइकार्बोनेट नाम का टेस्ट ख़राब हो तो क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और इसकी वजह क्या है? आज की वीडियो इसी मौजू पे होगी। ये जो बाइकार्बोनेट का टेस्ट है ये HCO3 भी कहलाता है। इसके अंदर टेस्टों के अंदर कहीं पे HCO3 लिखा होता है, किसी ने बाइकार्बोनेट भी लिखा होता है। ये हमारे जिस्म के अंदर जो अल्कली होती है, एक तेज़ाबियत होती है और एक तेज़ाबियत की दूसरी किस्म होती है जिसको हम अंग्रेज़ी में तो उसे अल्कली कहते हैं। ये अगर जिस्म में बढ़ जाए तो इसकी वजह से या ये एक ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह एक तरफ ब्लड प्रेशर का बढ़ना है और दूसरा नतीजा बाइकार्बोनेट का बढ़ना होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आम बंदे को इसका पता क्यों होना चाहिए? जब भी किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से टेस्ट किए जाते हैं तो HCO3 या बाइकार्बोनेट की रिपोर्ट करवाई जाती है और अगर आपको ब्लड प्रेशर है और अभी तक आपकी बाइकार्बोनेट की रिपोर्ट नहीं हुई तो वो होनी चाहिए। इसके नतीजे में कुछ ऐसे अमराज की तरफ आपकी तवज्जो होगी और आपके मौलिज की भी जो शायद पहले नहीं हो रही थी। बाइकार्बोनेट का बढ़ना भी उसी मर्ज से रिलेटेड है जिसको थोड़ी पिछली वीडियो के अंदर मैंने पोटाशियम के साथ लिंक किया है। वो तीनों वजूहात मैं वन बाय वन उनका जिक्र करता हूँ। पहली वजह मैंने जो जिक्र की थी पोटाशियम कम होने में, वो एल्डोस्टेरोन के ज़्यादती की थी। एक हार्मोन है जो गुर्दे के ऊपर वाले हिस्से में एक उसका हमसाया गदूद होता है, उसके अंदर से बन रहा होता है। इस हार्मोन का मकसद जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर को कैद करना, रोकना होता है। मैंने इसे लास्ट वीडियो में एक सोडियम का ठेकेदार भी कह दिया था और मेरा ख्याल है कि ये शायद समझने के लिए ठीक हो कि गुर्दे पे भी ये हुक्म चलाता है कि नमक को जिस्म से ना जाने दो, अंदर रखो। लेकिन जब सोडियम जिस्म के अंदर रहता है और क्लोराइड भी उसके साथ होता है तो उसके नतीजे के अंदर कुछ और चीज़ें जो उनसी हैं हमारे जिस्म के अंदर वो मुनासिब नहीं रहती। उनमें से ही एक बाइकार्बोनेट है। एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जिसके नतीजे में ब्लड का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। 28 अमूमी तौर पे मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में इसकी रेंज दी जाती है, कुछ लेबॉर्ट्रीज़ इसकी रेंज 30 भी देते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आपका बाइकार्बोनेट 30 से ज़्यादा है या कट ऑफ 28 है तो 28 से ज़्यादा है तो इसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर बनता है। ये सिर्फ एक वजह नहीं है कि आपको यही 3 मर्ज़ होंगे जिनका मैं वीडियो के अगले हिस्से में जिक्र करने लगा हूँ। कोई और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आपकी तवज्जो और आपके मौलिज की तवज्जो अगर इस तरफ रहेगी तो उस सूरत के अंदर कई दफ़ा डायग्नोसिस मिस नहीं होता। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुँच सके। एक हो गया एल्डोस्टेरोनिज्म। दूसरी वजह जो सी है वंस अगेन इसके अंदर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस यानी कि गुर्दे की नाली की तंगी, जिसकी भी मैंने 2 वजूहात बताई थी, पहले भी मैं दोहरा देता हूँ। बच्चे और ख़ासतौर पे बच्चियों के अंदर वो खून की नाली जो गुर्दे को सप्लाई कर रही होती है उसकी दीवारें मोटी होने से रास्ते तंग हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ करते हैं कि कोई बुज़ुर्ग है तो उसके अंदर ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर जो चिकनाई जम रही है, जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, उसके नतीजे में रास्ते तंग होते हैं और वो भी बीपी की ज़्यादती का बाइस बनते हैं और उसके नतीजे के अंदर जिस्म के अंदर कुछ नमकियात की तब्दीली ऐसी होती है कि बाइकार्बोनेट भी कदरे बढ़ सकता है। और आखिरी चीज़ रिनिन से रिलेटेड है कि वो बहुत ज़्यादा बन रहा हो। बट सबसे अहम इसके अंदर वंस अगेन एल्डोस्टेरोनिज्म नाम का मर्ज है जिसे हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। उसकी एक सब वैरायटी है जिसको कॉन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम है, आप इनको छोड़ दीजिए, बस इनको यूँ समझिए कि एक हार्मोन है वो ज़्यादा होता है जिसके नतीजे में पोटाशियम और बाइकार्बोनेट ख़राब हो सकते हैं। और इसको डायग्नोज करने में आपने अपनी भी मदद करनी है और अपने मौलिज की भी मदद करनी है। इसके टेस्ट भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको ब्लड के अंदर सीरम एल्डोस्टेरोन चेक करना होता है, फिर रीनिन का लेवल चेक करना है, फिर इन दोनों की रेशियो मेजर करनी होती है। उसके रिजल्ट तो शायद आपको समझ ना आए,
لیکن جب وہ رزلٹ آ چکے ہوں تو آپ اپنے معالج جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہو بلڈ پریشر کا، اس سے یا نیفرولوجسٹ سے مشورہ کریں گے، اور وہ مرض جون سا ہے اس کا پھر ایک آسان طریقہ علاج ہوتا ہے۔ ایم آر آئی بھی پھر اس کے بعد کروائی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دودھ، یہ جو سا ہارمون ہے کسی ایک جگہ سے نکل رہا ہے یا دونوں جگہ سے، کیونکہ یہ دو دودھ ہے نا، دو گردے ہوتے ہیں، اگر یہ دونوں جگہ سے نکل رہا ہے پھر سرجری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایک جگہ سے نکل رہا ہے تو صرف وہاں سے اس کو ریموو کر دیا جائے اس گٹھلی کو، تو ہو سکتا ہے آپ کو بلڈ پریشر کی دوائیوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔